तो बच्चों ये वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, और जो टॉपिक मैंने चुना है ये है रेस्पिरेशन। आपको क्या करना है, क्लास को, वीडियो को फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स कुछ बना लेना। सब कुछ लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके रख लो। क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंस द टॉपिक इज रेस्पिरेशन, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस्पिरेशन। बचपन से आप लोगों को रेस्पिरेशन वर्ड का एक जनरल मीनिंग दिया जाता है। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, रेस्पिरेशन। लेकिन क्लास 10 में पहुंचने के बाद इतना सा बोलने से होगा नहीं, इतना लिखने से होगा नहीं, आपको रेस्पिरेशन को डिटेल में समझाना है। ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब जहां कोई रिएक्शन भी हो रहा है उस रिएक्शन के बारे में भी बताना होगा। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस्पिरेशन। Respiration is a biochemical process. Now, why it is called biochemical process? Those processes, those reactions that are taking place inside the body of living organism, inside the cells, they are what? Biochemical processes. Respiration को biochemical process बोला जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ chemical reaction होने वाला है। That generally involves, अब respiration term में दो चीज यहां देख सकते हैं हम लोग कि इंक्लूडेड है यहां पे। फर्स्ट वन, intake of molecular oxygen from the environment and elimination of carbon dioxide from the body. Intake of molecular oxygen मतलब taking in of air, उसमें से ऑक्सीजन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन यूज होता है इन बायोकेमिकल रिएक्शन, स्पेशली रेस्पिरेशन, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन, एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, ये इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग वाला पार्ट में सेल इन्वॉल्व नहीं है, सेल के अंदर नहीं होता ही, तो इसीलिए ब्रीदिंग को हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट को देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो फूड हम लोगों ने कंज्यूम किया, जिसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी ब्लड से वो सेल तक पहुंच गया, अब सेल के अंदर उस फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद इनकमिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ व्हाट? एनर्जी। जो ऑक्सीजन इनहेल किया गया वो ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, और फूड से एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में? एटीपी का फॉर्म में। एंड दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, सो फूड ऑक्सीडाइज होने से फूड में जो केमिकल एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा किसमें? एटीपी। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो इसका फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एंड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो क्या समझा हम लोगों ने कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वी कैन डिस्कस द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in two parts, external respiration and internal respiration. External respiration is also called breathing. और आज की इस वीडियो में we will focus mainly on internal respiration, cellular respiration. एक अलग वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल होगा we will discuss about that breathing part, lungs के बारे में, alveoli के बारे में we will discuss. So respiration involved external respiration and internal respiration. It involves external respiration and internal respiration. External respiration refers to what? Inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide produced during oxidation of food. Carbon dioxide is a metabolic waste. जब भी आपका बॉडी में ऑक्सीजन यूज होगा तब तक आपका बॉडी में तब तक क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, बॉडी से इसको बाहर करना है। That is by the process of excretion, we can say. Lungs are involved in elimination of carbon dioxide. Or internal respiration, which is also called cellular respiration, it involves release of energy by oxidation of food, especially glucose. Glucose फूड का ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें से एनर्जी लिबरेट होना किस फॉर्म में?
एटीपी का फॉर्म में, या मैं बोलूंगा एनर्जी स्टोर होना किस फॉर्म में, एटीपी का फॉर्म में। और आप क्लास 9 से जानते हो कि रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट एटीपी जिसमें एनर्जी स्टोर रहता है, दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड वेयर इनसाइड द सेल, दे आर स्टोर्ड वेयर, दे आर स्टोर्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयरबाय माइटोकॉन्ड्रिया दे आर कॉल्ड व्हाट, पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो क्या बात कर रहा हूं मैं, रेस्पिरेशन टर्म को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर्स टू टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग बात कर सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। और सेकेंड पार्ट में हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और यहां क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज होगा टू लिबरेट एनर्जी एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। Whenever your body needs energy, your body will get energy from these ATP molecules which are stored where? These are stored in mitochondria and thereby mitochondria is called what? Powerhouse of cell. तो हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया ले लिया है कि रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिस्कशन होगा, एक है ब्रीदिंग और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कुछ डिफरेंसेस है दोनों में, जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यहां मसल मूवमेंट इन्वॉल्व है, ओके लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ऑक्सीजन यानी एयर को अंदर ले जाने के लिए आपका बॉडी में कुछ वॉल्यूम चेंज होता है, लंग्स में वॉल्यूम कम ज्यादा। सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस जो सेल के अंदर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके। So, breathing, taking in of oxygen, giving out of carbon dioxide. Cellular respiration is a biochemical process that involves oxidation of food. Breathing is extracellular process. इसका मतलब breathing कहाँ होता है? Breathing सेल के बाहर, सेल के अंदर नहीं, okay? And respiration is intracellular process. सेल के अंदर होता है। और respiration साइटोप्लाज्म में, cellular respiration साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। Then breathing, it does not release energy, rather it consumes energy. ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई एनर्जी लिबरेट नहीं हो रहा है, हम लोग का बॉडी वो जो लंग्स का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन और भी बहुत तरह का मूवमेंट, सब में एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब ब्रीदिंग जब करते हैं हम लोग का बॉडी एनर्जी को यूज करता है रादर देन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इट रिलीजेस व्हाट, एनर्जी। हम लोग जानते हैं एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली। ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स लाइक लंग्स, फिर nasal cavity, then trachea, bronchioles, diaphragm, these parts are involved. आपका पूरा बॉडी ब्रीदिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपका बॉडी का ईच एंड एवरी सेल में होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल नीड्स व्हाट, एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, सो इट ऑकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ओके। सो डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इस फ्लो डायग्राम को ठीक से समझना है, और अगर आप इस पार्ट को ठीक से समझ पाते हो देन क्लास का नेक्स्ट पार्ट जो है आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, आपको समझने में मजा भी आएगा अगर आप ये वाला पार्ट ठीक से कर लेते हो। नोटबुक पेन में इस फ्लो डायग्राम को जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे वैसे आप ड्रॉ करते रहना, दैट विल बी हेल्पफुल। So I am going to discuss internal respiration. I am going to discuss cellular respiration and what happens during cellular respiration. What happens? आपका सेल में cellular respiration कहाँ पे होगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर ग्लूकोज कहाँ से पहुंचेगा? आपको याद है जो फूड हम लोग कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च अपॉन कंप्लीट डाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज सर्कुलेटरी सिस्टम से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हेल्प से आपका बॉडी का हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। और ग्लूकोज हर सेल के अंदर पहुंचने के बाद उस ग्लूकोज का क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, C6H12O6। सो ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन one glucose molecule gets converted into two molecules of pyruvate और pyruvic acid। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटॉम्स है, 6। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटॉम है, 3। पायरुवेट का फॉर्मूला C3H4O3 और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ओके। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज में होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो क्रॉस किया है समझ जाना, यहाँ पे
It indicates what? In absence of oxygen, and it occurs where? In cytoplasm. So glucose molecule का breakdown होना into two molecules of pyruvic acid. This step, this phase is called what? Glycolysis. Glyco means glucose. Lysis means breakdown. Okay. So one glucose molecule breaks down into two molecules of pyruvic acid in absence of oxygen in cytoplasm, and during that process ADP gets converted into ATP. ADP molecule क्या करेगा? एनर्जी जो लिबरेट होगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसको स्टोर करके क्या बन जाएगा? एटीपी. और आपको अगर एडीपी और एटीपी का फुल फॉर्म पता नहीं, यू शुड नोट इट डाउन. एडीपी इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट and ATP is adenosine triphosphate. ओके. सो मैं डिस्कस कर रहा हूं सेलुलर रेस्पिरेशन. और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला फेज में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? उसका ब्रेकडाउन होके इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid. This is called glycolysis, and energy is also liberated during this process. ADP gets converted into ATP. और आप जानते हो कि आपका सेल के अंदर एनर्जी जो स्टोर होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, वो एनर्जी स्टोर रहता है किस फॉर्म में? एटीपी का फॉर्म में. और ये एटीपी मॉलिक्यूल बनता कौन सा मॉलिक्यूल से है? एडीपी मॉलिक्यूल से. इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे. सो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया. अब आगे का प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट? एनेरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलेंगे हम लोग? एनेरोबिक रेस्पिरेशन. सो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा. आपका सिलेबस में एनेरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया गया है ईस्ट में, एनेरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया गया है बैक्टीरिया में, मसल सेल में. ओके. तो अब तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. और उसके बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, पहले भी नहीं था, और ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुआ, यहां अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, देन ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विल कन्वर्ट दिस पायरुवेट इनटू इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी इज लिबरेटेड और वी कैन से स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ग्लूकोज में जो केमिकल एनर्जी था, अब वो एनर्जी कहां पे स्टोर हो गया? एटीपी में, adenosine triphosphate. So if I ask you what are the products of anaerobic respiration in yeast, आंसर होगा ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP. इसको बोला जाता है alcohol fermentation. क्या बोला जाता है? alcohol fermentation. Fermentation एक तरह का slow reaction जहां bigger organic molecules gets converted into smaller form by the action of enzyme. तो यहां भी enzymes involve है. अगर आप नाम जानना चाहो तो एक दो का जान सकते हो. One is zymase, another enzyme is invertase. ओके. वैसे आपका सिलेबस में ये टर्म्स यूज नहीं किया गया, आप सिर्फ इतना जान लो कि ये जो प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. सो पायरुवेट बनने के बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? लैक्टिक एसिड एंड एटीपी. अगर बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देन क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड एंड एटीपी. दिस इज फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लेकिन हायर एनिमल्स में भी, मसल सेल में, इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, इन मसल सेल देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज एक्सेसिव मस्कुलर वर्क. अगर मसल से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है तो मसल क्या करता है? बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन. और आपका बॉडी को ज्यादा एनर्जी का जब जरूरत होगा, मसल स्टार्ट टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मसल सेल में लैक्टिक एसिड फॉर्म होना स्टार्ट होता है, एंड एनर्जी क्या होगा? किस फॉर्म में लिबरेट होगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. और ये केस में जब मसल्स में होगा, देन लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से मसल क्रैम्प भी हो जाता है. सो व्हेनेवर यू डू एक्सेसिव मस्कुलर वर्क इन योर मसल सेल, लैक्टिक एसिड में बी एक्यूमुलेटेड, एंड एक बार लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया तो फर्दर ये रिएक्शन और नहीं होता, स्लो डाउन हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा. योर मसल्स गेट टायर्ड एंड यू फील फैटिग. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि ग्लूकोज का पायरुवेट होने के बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो ईस्ट का केस में क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी. और मसल सेल या फिर बैक्टीरिया का केस में लैक्टिक एसिड एंड एटीपी आर द प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, इन दैट केस पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट में अगर ऑक्सीडेशन होगा, इट्स कॉल्ड व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलेंगे हम लोग? एरोबिक रेस्पिरेशन.
So this pyruvate takes part in a cyclic reaction inside mitochondria. एक को माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, और ये एक साइक्लिक रिएक्शन में पार्ट लेगा कौन? पाइरुवेट। और कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये साइकिल सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था नाम है हैंस क्रैब, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रैब साइकिल। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ या ग्लाइकोलाइसिस हुआ, वहां पे ग्लूकोज से जो एनर्जी लिबरेट होगा उससे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा देन क्रैब साइकिल से भी अबाउट 2 एटीपी मॉलिक्यूल। लेकिन आपका सिलेबस में क्रैब साइकिल के बाद कुछ भी और बताया हुआ नहीं है, लेकिन क्रैब साइकिल के बाद भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फिर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। आपके लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि जानना जरूरी क्या है कि ये जो पाइरुवेट एंटर हुआ, क्रैब साइकिल हुआ, क्रैब साइकिल में पाइरुवेट यानी ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में? एटीपी। क्रैब साइकिल में 2 एटीपी और बाकी जो प्रोसेसेस है उनमें 34 एटीपी मॉलिक्यूल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होने वाला है? पाइरुवेट जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दिस इज अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले कन्वर्ट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, और अगर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ईस्ट में होगा देन द प्रोडक्ट्स आर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। अगर मसल सेल या बैक्टीरिया का बात करें तो प्रोडक्ट्स क्या होगा? लैक्टिक एसिड एंड एटीपी। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो कैसा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका जो ये फेज है क्रैब साइकिल, इसका साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट बनने के बाद ऑक्सीजन अवेलेबल होने से देन पाइरुवेट टेक्स पार्ट इन साइक्लिक रिएक्शन वेयर pyruvate or glucose is completely oxidized here during the reaction, produces what? Carbon dioxide, water. Energy is liberated in the form of ATP. आपका सिलेबस में सिर्फ क्रैब साइकिल का बात है, लेकिन मैं बताता हूं ये 2 और प्रोसेस होता है ड्यूरिंग दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स इधर, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इधर और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इधर। इन टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो ये फ्लो डायग्राम अगर आपको ठीक से पता है देन क्लास का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। आप 5 मिनट्स टाइम लो, इसको ठीक से नोट डाउन करो, ठीक से स्टडी करो, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो 5 मिनट्स फोकस करो, सब चीजों को ठीक से समझो, फुल फॉर्म भी आपको जानना है, फॉर्मूला थोड़ा लर्न करना है, एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो आई कैन होप ओनली कि आपने अच्छे से इस फ्लो डायग्राम को समझा होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक्चुअल में नेक्स्ट पार्ट यानी उसी फ्लो डायग्राम जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी का अब डिटेल डिस्कशन है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर बोले तो नाउ वी कैन से दैट रेस्पिरेशन मे बी ऑफ 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट यूजेस व्हाट? Oxygen to convert glucose into energy, that is ATP. Carbon dioxide and water are also produced during that process. So aerobic respiration वो respiration जहां पे involvement होगा, जहां पे use होगा oxygen, और anaerobic respiration is a type of respiration that generates energy from glucose without the use of oxygen. यहां ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होगा, जो हम लोगों ने देखा था दैट क्रैब साइकिल का जब बात आया था देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम लोगों ने जब इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन ईस्ट में जब बात किया था, या लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बैक्टीरिया या मसल सेल में जब बात किया था, जो अल्कोहल का प्रोडक्शन ईस्ट का हेल्प से और बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का हेल्प से, दैट इज व्हाट, उनके लिए एक टर्म यूज किया था मैंने, फर्मेंटेशन। इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल इट इज कॉल्ड अल्कोहल फर्मेंटेशन, इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और वो सब थे एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन? एनारोबिक। क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी ग्लूकोज से लिबरेट हुआ था विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर देयर इज यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा टू लिबरेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। नाउ अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन 2 फेज में होगा। पहला फेज को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, और सेकंड फेज जो होता है दैट विल टेक प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, जहां मेन जो पार्ट क्लास 10 लेवल में बोला जाता है कि एक साइक्लिक रिएक्शन का बात होता है, दैट इज व्हाट? क्रैब साइकिल। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्रैब साइकिल से ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, अदर प्रोसेसेस आर आल्सो इन्वॉल्व। 2 वहां पे टर्म मैंने यूज किया था, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट एंड वन मोर इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन आपको क्लास 10 लेवल में सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया है, आपको एग्जाम में आंसर्स में इन टर्म्स को यूज करने का जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? When we have already discussed the definition, when oxygen is used for respiration, it is called aerobic respiration. And during aerobic respiration, glucose is completely broken down into carbon dioxide, water by the process of oxidation, and a large amount of energy. कितना एनर्जी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अगर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा, कितना एनर्जी लिबरेट होगा? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 38 ATP molecules. Aerobic respiration includes glycolysis, which is common to both aerobic and anaerobic respiration. तो इस फ्लो डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला फेज कॉमन है, that is glycolysis, and the pyruvic acid molecule formed during glycolysis are carried into the mitochondria where they are completely broken down into, they completely break down into what? Carbon dioxide and water with the evolution of large amount of energy. तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट छोड़ दे तो ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट में 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देन 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। इन टोटल कितना? इन टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इस इक्वेशन को देखो आप, 1 molecule of glucose gets converted into 2 molecules of pyruvate. This first phase is called glycolysis, takes place in cytoplasm. उसके बाद inside mitochondria with the help of oxygen, glucose molecule gets completely converted into carbon dioxide, water, and energy is liberated in the form of ATP molecules. Now anaerobic respiration, अगर हम लोग बात करें anaerobic respiration where food is oxidized without oxygen, when food is oxidized without using molecular oxygen, the respiration is called what? Anaerobic respiration. Such respiration said to be what? Anaerobic. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। In this type of respiration, incomplete oxidation, कैसा ऑक्सीडेशन? इनकम्प्लीट। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और वो कितना? सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। कितना? 2 ATP। इट आल्सो इंक्लूड्स ग्लाइकोलाइसिस व्हिच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये बात पहले ही हम बता चुका है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहला फेज तो यही है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनना। 1 molecule of glucose gets converted into 2 molecules of pyruvic acid, and during this process 1 molecule of glucose is degraded into 2 molecules of pyruvic acid and a little energy, only 2 ATP molecules, and the pyruvic acid is further oxidized into ethyl alcohol or lactic acid. तो ये तो डिपेंड करेगा कि कहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर बैक्टीरिया का हेल्प से हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर ईस्ट का हेल्प से हो रहा है तो अल्कोहल बनेगा, और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे, और अल्कोहल प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलेंगे। और कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है? इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। So there are 2 types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. In microorganisms, fermentation is more commonly used in place of anaerobic respiration. तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टर्म यूज नहीं करके कौन सा टर्म ज्यादा यूज किया जाता है? फर्मेंटेशन, जो मैंने बात किया। अगर ईस्ट इन्वॉल्व होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलेंगे, और अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? is defined as the anaerobic breakdown of carbohydrates and other organic compounds into alcohol, organic acid, gases, etc. इसका मतलब यहाँ पे होता क्या है कि large organic molecules gets converted into smaller components by the action of enzymes. For example, yeast, certain bacteria utilize substances present outside the cells and oxidize it to ethanol and carbon dioxide without utilizing oxygen. तो बैक्टीरिया और यीस्ट बिना ऑक्सीजन को यूज किए हुए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं with the help of enzymes, और इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ यीस्ट अल्कोहल बनने से क्या टर्म यूज करेंगे? अल्कोहल फर्मेंटेशन। और इन केस ऑफ दैट बैक्टीरिया हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे? इट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और आप इस इक्वेशन को देखो, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, फर्स्ट फेज इज व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस। 1 glucose molecule gets converted into 2 molecules of pyruvate. If oxygen is not present, it is yeast does not require oxygen for oxidation and produces what? Ethanol, carbon dioxide, and energy is liberated in the form of ATP molecules. अब बैक्टीरिया का बात, और बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन. So in certain bacteria and parasitic worms, Ascaris, tapeworm, etc., glucose is metabolized, or we can say oxidized
to lactic acid without the use of oxygen and without formation of what? कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इक्वेशन देखने से आप समझ जाओगे कि यहाँ भी पहला फेज तो वही है, ग्लाइकोलाइसिस, पहले पायरुवेट बनेगा और बाद में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया क्या करेंगे, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे इनटू लैक्टिक एसिड, एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो अब तक मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपको बेसिक आइडिया दे दिया है और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब आपको क्या जानना है, आपको डिफरेंस बिटवीन भी जानना है। उससे पहले मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कब? जब आप अपने मसल से एक्सेसिव वर्क कराओगे तो आपका मसल सेल्स मजबूर हो जाते हैं कौन सा रेस्पिरेशन करने के लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपका मसल सेल में भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। सो इन ह्यूमन बीइंग्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज सच एज स्केलेटल मसल, याद रखना, एंड दीज मसल्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन and forcing the muscles to produce what? Energy anaerobically during vigorous exercise. So when you do excessive muscular work, आप अपने मसल सेल को फोर्स करते हो, जबरदस्ती उससे क्या करवाने का कोशिश करते हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उस वक्त आपका मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। ओके, सो इससे क्या प्रॉब्लम होता है? इससे वी फील व्हाट? फैटिग आफ्टर डूइंग एक्सेसिव मस्कुलर वर्क। सो व्हाई डू वी फील फैटिग आफ्टर डूइंग एक्सेसिव मस्कुलर वर्क? रीजन है accumulation of lactic acid. So when we undertake constant exercises, there may be a shortage of oxygen for the cells. आप जितना मसल्स को यूज करवा रहे हो, जितना एनर्जी उससे प्रोडक्शन करवाना चाहते हो, उतना ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच रहा है। Therefore, our muscles and other tissues start performing what? Anaerobic respiration in such condition. In this process, lactic acid is formed. कौन सा? Lactic acid and molecules of ATP, they are produced in oxidation of food, are also much less. Okay? इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है और एनर्जी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। Thus, there is less energy in the body and accumulation of lactic acid too, and because of all these, we feel what? Fatigue, tired after doing excessive muscular work. तो क्या रीजन है कि हम लोग ज्यादा कंटिन्यूअसली अगर मस्कुलर वर्क करें तो टायर्ड क्यों हो जाते हैं? रीजन है accumulation of lactic acid and production of much less energy by anaerobic process. So muscle cramps can be caused by build up of lactic acid. आपका मसल सेल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो मसल सेल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, particularly during intense exercise when oxygen supply is limited, forcing the muscles to produce energy anaerobically, and this lactic acid build up can lead to what? Muscle fatigue, pain and cramps. So I hope you have understood that हम लोगों का बॉडी में भी, हायर एनिमल्स का बॉडी में भी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है अगर मसल सेल्स को एक्सेसिवली यूज किया जाए फॉर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। आपका टेक्स्ट बुक में इस तरह का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो यहां पे क्या दिखाया हुआ है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, during glycolysis in cytoplasm gets converted into pyruvate, and pyruvate is a 3 carbon molecule, and 1 glucose molecule हम लोग जानते हैं gets converted into 2 molecules of pyruvate, and energy is liberated in the form of ATP. अगर pyruvate को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, in case of yeast, then products are ethanol, carbon dioxide and energy. Ethanol is a 2 carbon molecule, आप फॉर्मूला से जान जाओगे, C2H5OH. Similarly, in absence of oxygen in muscle cell, lactic acid is produced along with the liberation of energy in the form of ATP. Pyruvate is a 3 carbon molecule, ethanol is 2 carbon molecule, lactic acid is 3 carbon molecule. और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में pyruvate is completely oxidized to produce carbon dioxide, water, and energy is liberated in the form of ATP. Krebs cycle का हम लोगों ने बात किया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक रिएक्शन से। उस साइक्लिक रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और आपका सिलेबस में, आपके बुक में इतना ही बताया गया कि क्रेब्स साइकिल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और जानना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, साथ ही साथ एक और प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इन सब से एनर्जी यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन आपको फूड का, ग्लूकोज का पहला फेज ग्लाइकोलाइसिस और सेकेंड फेज में क्रेब्स साइकिल का ही बात लिखना है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी लिबरेट होगा along with the production of 34 ATP molecules. Glycolysis में
2 ATP molecules, or Krebs cycle में 2 ATP molecules. Total 38 ATP molecules will be produced. So what is Krebs cycle? Also known as citric acid cycle, the Krebs cycle or TCA cycle is a chain of reactions occurring in mitochondria. So if I ask you what is the site of Krebs cycle, it is mitochondria, through which almost all living cells produce energy during anaerobic respiration. It uses oxygen, gives out carbon dioxide and water as products, and ADP is converted into what? ATP. So Krebs cycle is a cyclic reaction occurring where inside mitochondria, during that cyclic reaction, pyruvate, that is glucose, is completely oxidized to produce carbon dioxide, water, and energy is liberated in the form of ATP. आपको क्लास 10 लेवल में बाकी और इंफॉर्मेशन नहीं देना है, that much is sufficient. अगर आप नॉलेज के लिए ये दो टर्म के बारे में कुछ लिखना चाहो तो मैंने दिया है जस्ट फॉर नॉलेज, लेकिन आपको क्लास 10 लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में वैसे आंसर्स में लिखने का जरूरत नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है क्या? रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर ऑफन थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. तो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एंड during that energy is liberated in the form of ATP. This process is crucial in cellular respiration and photosynthesis where it drives the production of what? ATP. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो ATP प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. And then oxidative phosphorylation is a metabolic pathway that uses energy released by the oxidation of nutrients to produce ATP molecules. इसका मतलब अगर आप सिंपल में समझो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोथ आर रिक्वायर्ड to form ATP molecules inside mitochondria besides Krebs cycle. Now one of the most important question जो बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में पूछा गया है, बोर्ड्स के पेपर में भी आपको मिलेगा, differences between aerobic and anaerobic respiration. Now what is aerobic respiration? It takes place in presence of oxygen. Simple. Anaerobic respiration in absence of oxygen. Aerobic respiration, complete oxidation of glucose takes place. आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में glucose is completely oxidized with the help of oxygen, लेकिन यहाँ पे incomplete oxidation of glucose takes place. Either 38 ATP molecules are produced by oxidation of 1 gram mole of glucose. Glucose का complete oxidation होने से यहाँ 38 ATP molecule और यहाँ only 2 ATP molecules in case of anaerobic respiration. End products of aerobic respiration, carbon dioxide, water. आप energy in the form of ATP भी लिख सकते हो. End product of anaerobic respiration, they are ethyl alcohol, carbon dioxide, lactic acid, and energy is also liberated in the form of ATP. One of the most important question from this part, differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Then glycolysis of Krebs cycle, इनमें भी differences जान लेना better है. वैसे हम लोग already जानते हैं कि glycolysis is the first step of respiration yielding 2 molecules of pyruvic acid after the partial breakdown of a glucose molecule. So during glycolysis, one glucose molecule breaks down to form 2 molecules of pyruvic acid. और Krebs cycle में क्या होता है? There is complete oxidation. It is the second step of aerobic respiration in which pyruvate is oxidized completely into inorganic substances forming carbon dioxide and water. Glycolysis occurs inside cytoplasm. Krebs cycle in mitochondria. Glycolysis, oxygen is not required, or Krebs cycle में oxygen is required. These are some of the differences between glycolysis and Krebs cycle. I hope you have understood, क्योंकि मैंने पहले ही ये सब बातें फ्लो डायग्राम में आपको बता दी थी और अब जल्दी से डिस्कस किया है. We are going to discuss 2 activities. अब तक जितना पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आपको 2 मिनट 3 मिनट टाइम लेना चाहिए, एक बार उससे गो थ्रू कर लो उन सबको, एंड देन वी विल डिस्कस दैट 2 एक्टिविटीज. तो अब तक आप लोगों ने ये डिफरेंस बिटवीन और ये जो प्रोसेस मैंने समझाया, ग्लाइकोलाइसिस, देन फर्मेंटेशन पार्ट, Krebs साइकिल का बात ये पढ़ा होगा. और अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. वन इज 6.4 सिंपल एक्टिविटी है. वी विल हैव टू टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? लाइम वाटर लेना है. और लाइम वाटर लेने के बाद आपको क्या करना है? एक्सेल्ड एयर पास करना है. आपको अपना मुंह से पाइप का हेल्प से, ट्यूब का हेल्प से एयर पास करना है, आपका एक्सेल्ड एयर. और आपको देखना है कि लाइम वाटर को मिल्की होने में कितना टाइम लगता है. आप जानते हो कि आपका एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर, carbon dioxide gas on passing through lime water, CaOH whole twice aqueous solution. Lime water turns milky because of formation of insoluble calcium carbonate. ओके, तो ये insoluble calcium carbonate बनने की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. तो पहला केस में आपको क्या करना है कि आपको
एक्सेल्ड एयर जब आप पास करोगे, आपको देखना है कितना टाइम लगेगा। फिर आप क्या करोगे, आप एक पिचकारी लोगे या सिरिंज लोगे और उसका हेल्प से आप एयर पास करोगे, एयर पास करोगे लाइम वाटर से। इसमें भी आपको टाइम देखना है। क्या आप बता सकते हो किसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है? ओके, तो एक्सेल्ड एयर जो है, एक्सेल्ड एयर में और एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसमें दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस है। एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से लाइम वाटर मिल्की जल्दी हो जाएगा और यहां लाइम वाटर मिल्की होने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो आप इसको रीड कर लेना। फिर यहां मेन पॉइंट ये है, सिंस टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस इज लेस, ये फर्स्ट केस है, so we can say that the amount of carbon dioxide in exhaled air is much more than the air, and we know that carbon dioxide turns lime water milky. So very simple activity। एक और एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, एक्टिविटी 6.5। we have to take some fruit juice or sugar solution and add few some yeast to the solution। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में आपको फ्रूट जूस या ग्लूकोज सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, थोड़ा ईस्ट डाल देंगे और इसका माउथ को क्लोज कर देंगे यूजिंग कॉर्क। उस कॉर्क में एक होल होना चाहिए, उस होल से ये एक बेंट ट्यूब पास करेंगे, वन एंड इसका, और दूसरा एंड अनदर टेस्ट ट्यूब का कॉर्क से पास करेंगे एज शोन हियर इन द डायग्राम, और दूसरा टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर होगा। तो पहला टेस्ट ट्यूब में ईस्ट लिया हम लोगों ने और इसका माउथ को बंद कर दिया, शुगर सोल्यूशन लिया, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं है या बहुत कम है, तो ईस्ट क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बबल्स फॉर्म होगा। ये बबल्स कौन सा गैस का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बेंट ट्यूब से पास होके किससे पास होगा, लाइम वाटर से, एंड लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ओके, तो एक्टिविटी एज अ होल आपको मैंने समझा दिया है। एक बार यहां देख लो आप कि वी हैव टू टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। दिस मिक्सचर इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब fitted with one holed cork as shown there. The cork is fitted with a bent glass tube, you can see here, and the free end of the glass tube is dipped in a test tube containing freshly prepared lime water. And lime water, you know, it is freshly prepared calcium hydroxide solution. What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? Observation क्या है कि lime water present in the glass tube will turn milky. It takes about 24 hours to 72 hours. And what does this tell us about the product of fermentation? Carbon dioxide is produced during respiration, which is a byproduct, and the enzymes released by the yeast convert sugar into what? Ethanol and carbon dioxide. तो जब yeast को sugar solution में, glucose solution में रखा जाता है, yeast in absence of oxygen some enzyme release करेगा। enzyme का नाम मैंने बताया था आप लोगों को, zymase invertase, and carbon dioxide turns lime water milky because it reacts with lime water to form white precipitate of calcium carbonate। इक्वेशन मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लो। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर एंड you will get what? Calcium carbonate and water, and because of the formation of this insoluble product calcium carbonate, lime water turns milky. I hope you have understood. तो वीडियो के इस लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे we are going to discuss about ADP and ATP and conversion of ADP into ATP and ATP to ADP, कैसे एनर्जी स्टोर या रिलीज होता है, that we are going to discuss। जल्दी से पहले फुल फॉर्म जान लो आप, ADP का फुल फॉर्म क्या है। ADP is adenosine diphosphate, ATP adenosine triphosphate। okay, so ATP is the energy currency for most of the cellular processes। सेल में जितना भी प्रोसेसेस, जितना भी रिएक्शन होता है, उन सब के लिए जो एनर्जी का डिमांड है, उन रिएक्शंस को होने के लिए जो एनर्जी का जरूरत है, वो एनर्जी कहां से मिलेगा, एटीपी मॉलिक्यूल से। एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो यहां पे कि जो एनर्जी फूड से या सनलाइट में जो एनर्जी होता है, सनलाइट का जो एनर्जी फूड में स्टोर हो गया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो एनर्जी इन फॉस्फेट मॉलिक्यूल में आ जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल? फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और बन जाएगा एटीपी। अब ये फॉस्फेट का एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल में? एटीपी मॉलिक्यूल में। Endothermic processes in the cell use this ATP to
ड्राइव द रिएक्शंस, टू ड्राइव व्हाट रिएक्शंस। तो अब एटीपी जब बन गया तो एटीपी में एनर्जी स्टोर है, अब सेल को एनर्जी का डिमांड है किसी प्रोसेस के लिए, तो ये एटीपी वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी, और एनर्जी रिलीज कर देगा। और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ओके, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका हार्ट बीट हो रहा है और आप वॉक करते हो, इन सब के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपका सेल को चाहिए, कहां से मिलेगा, एटीपी मॉलिक्यूल से। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, तो एटीपी का जब ये टर्मिनल फॉस्फेट, जो लास्ट वाला फॉस्फेट, ये जब ब्रेक होता है, इसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है एज गिवन देयर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड। ओके, तो 1 मोल एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 30.5 किलोजूल। 30.5 किलोजूल, दैट मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। ओके, तो आपका बॉडी में, सेल्स में एनर्जी स्टोर है एटीपी का फॉर्म में, और आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर एनर्जी का डिमांड है तो वो आपका सेल को मिलेगा एटीपी मॉलिक्यूल से। तो यहां एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया गया है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। जैसे एक बैटरी से आप एक बल्ब को ग्लो करवा सकते हो, एक ट्यूबलाइट को ग्लो करवा सकते हो, आप एक फैन का ब्लेड्स को घुमा सकते हो। ओके, here it is given, it can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on। आप बल्ब ग्लो करते हो तो बैटरी का एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, आप करंट फ्लो करवाते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। सो सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulses and many other activities। तो आपका बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रहा है, उन एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलेगा कहां से, वो मिलेगा एटीपी मॉलिक्यूल से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़ा हम लोगों ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन किया, फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए फ्यूचर में अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ ऐसे वीडियो को आपको अगर पसंद आया है, देन यू कैन शेयर